Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। यहाँ पर हम इंडियन पॉलिटी जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम इसमें रिवीजन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। ठीक है, तो बिल्कुल जो है हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। ठीक है, हमारे कोर्स को कवर करेंगे, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, कौन एग्जीक्यूट करता है लॉ, हमारे लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हर टॉपिक जो है वो कवर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो बने रहे हमारी सीरीज के साथ। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे मिलती रहे। स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, इसे हमने जो है फॉर्मेट में बनाया हुआ है ताकि जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ताकि आप बाद में जो है इसकी रिवीजन कर सके टेस्ट देकर। ठीक है, तो ये आपके लिए टेस्ट भी बाद में बन जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम पहला सेक्शन जो कि होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, इंट्रोडक्शन पे। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहला है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज। ठीक है, एक नंबर के लिए आपके लिए पास ये क्वेश्चन है कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। किस वजह से हम इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं? देखिए, आप जानते हैं हमारा चीफ फीचर ही जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बताता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, क्योंकि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है हमारी कंट्री में वो पीपल है। डेमोक्रेसी है यहाँ पर, जब पीपल ऑफ इंडिया के पास जो है वो राइट है कि वो वोट कर सके और अपना जो है कंट्री का वो हेड चुन सके। तो हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इस वजह से जो है वो कहा जाता है इंडिया को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आपका सही आंसर जो होगा, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है, पढ़िए। इंडिया इज ऑप्टेड फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ। इंडिया ने जो है वो ऑप्ट किया है कि वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे, किस वजह से? पहला ऑप्शन है कल्चरल इंटीग्रेशन। क्या अगर यहाँ पे कल्चरल इंटीग्रेशन होता तो क्या फेडरल गवर्नमेंट बनती? नहीं। ठीक है, तब तो यूनिटरी होता कि एक ही गवर्नमेंट जो होती है पूरी कंट्री को कंट्रोल करती। वास्ट टेरिटरी के लिए की वजह से नहीं, वास्ट टेरिटरी की वजह से भी नहीं। हमने देखा है कि हमसे बड़ी बड़ी कंट्रीज में जो है सिंगल गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से भी नहीं। तो मेन रीजन जो होगा वो लिंग्विस्टिक की वजह से होगा, एंड रीजनल डाइवर्सिटी। तो इंडिया हम जानते हैं कि एक डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पर डिफरेंट रिलीजन्स के लोग, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो है आपस में कुछ स्टेट जो है ज्वाइन करके इस यूनियन को बनाए हैं, जिसे हम इंडियन यूनियन कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर एक फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बनती है। इस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, हमारा जो नेशनल जो है, नेशनल लेवल पे हमारे पास एक गवर्नमेंट होगी और एक हमारे पास स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होगी। नेशनल लेवल पे जो होगी उसके लिए जो है एक यूनियन लिस्ट बनाती गई है, जिसमें जो है वो जो है वो कुछ लॉज बना सकती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं। स्टेट के लिए हमारे पास जो है वो एक स्टेट लिस्ट बना दी गई है, जिसमें स्टेट जो है उन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड लॉज बना सकती है। और फिर कंबाइन रखा गया हमने, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो यूनियन क्या हो, फेडरल क्या होता है कि हमारे पास जो स्टेट में जो है नेशनल लेवल पे एक गवर्नमेंट होगी, जिसमें हमारे पास प्रेसिडेंट होंगे, हमारे पास जो है उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर होंगे, लोकसभा होंगे। और फिर हमारे पास स्टेट में गवर्नमेंट होगी, स्टेट में हमारे पास गवर्नर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो उसके अलावा विधानसभा होगी। तो इस तरीके की जो गवर्नमेंट होती है उसे हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो इंडिया ने जो है ये अडॉप्ट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी है। तो हम कह सकते हैं इंडिया इज अ बिग कंट्री हैविंग मैनी लैंग्वेजेस एंड डाइवर्स कल्चर, so it is difficult to run the administration of the whole country from one center। तो इस वजह से जो है हमने जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या वो यूनिटरी है? हम बिल्कुल जानते हैं कि वो यूनिटरी नहीं है। ठीक है, वो अभी हमने पढ़ा कि वो फेडरल है। ठीक है, बट यहाँ पर जो है आपको क्वासी फेडरल को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो है एक केस था, एक इम्पोर्टेंट जो है वो
केस था, आपने सुना होगा कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आया हुआ था। वो ये था कुछ के 250 वर्ड्स पे लिखना था आपको। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स द सेंटर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स, ठीक है, एंड प्रोवाइड अ क्वासी फेडरल पॉलिटी। तो ये जो था इसको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानिए, एक फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट में आया था, कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस को भी याद रखेंगे किससे रिलेटेड था। ठीक है, इस केस में जो था बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ठीक है, वो फेडरलिज्म माना गया था, क्योंकि इट इज अ यूनिक इन नेचर एंड इट इज टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द कंट्री। Therefore, it would not be wrong to conclude that Constitution of India is a federal structure. तो इसमें माना गया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर तो फेडरल है। क्या है ये बात याद रखेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है, लेकिन जो उसका स्पिरिट है वो यूनिटरी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, यूनिटरी और फेडरल के बीच में, हमने कंक्लूजन निकाला कि ये क्वासी फेडरल होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं जैसे कि गवर्नर है, गवर्नर को अपॉइंट सेंटर करता है स्टेट, और आप देखते हैं स्टेट और जो है और गवर्नर एलजी के बीच में जो है, जैसे कि दिल्ली में काफी केस चला। ठीक है, तो इस वजह से माना जाता है कि सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ये भी जो है इसलिए फेडरल भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रेम्बल से रिलेटेड। प्रेम्बल क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है प्रेम्बल मीन्स, प्रेम्बल का मीनिंग क्या होगा? तो क्या होगा प्रेम्बल का मीनिंग? तो हम जानते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फ्रंट पहला पेज होगा वो हमारा क्या होगा, वो प्रेम्बल से रिलेटेड है। तो प्रेम्बल क्या है, तो इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में जानिए। प्रेम्बल क्या होगा? द हेड ऑफ द बॉडी होगा, द प्रीफेस ऑफ अ बुक होगा, द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ एनीथिंग, और प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन, स्पेशली डेट एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट स्टेटिंग इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आपका सही आंसर भी जो है वो ये होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। देखिए प्रेम्बल जो है वो प्रीफेस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रेम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of the thoughts, expression, belief, faith and worship। तो इसके बारे में हमारे पास कहता है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं जो हमारा प्रेम्बल है ये हमारा जो है वो प्रीफेस भी होगा हमारे आइन का, क्योंकि इस जो है एक समरी सी समझ लीजिए हमारे आइन की होगी। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन भी दिया गया है हमारे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड। ठीक है, इसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो है वो क्लियरली जो है वो मेंशन किया गया है। अब इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं प्रेम्बल से रिलेटेड, तो यहाँ पर कुछ मैंने कवर करने की कोशिश की है। द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व द पर्पज ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसका पर्पस जो है वो सर्व करता है। पहला ऑप्शन देखेंगे, पॉइंटिंग आउट व्हाट द पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए अभी मैंने आपके सामने प्रेम्बल पढ़ा जिसमें हमने बात की, ठीक है, कि प्रेम्बल में कहा गया है, ठीक है, कि वी सिक्योर करेंगे ऑल सिटीजन। ठीक है, तो हम ये सिक्योरिटी ही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हम हर कोई सिटीजन जो है वो सिक्योर होना चाहिए, जिसमें जस्टिस किया जाएगा, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ द थॉट दिया जाएगा। तो पॉइंटिंग आउट व्हाट द पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक बात है। हेल्पिंग जजेस टू इंटरप्रेट एट वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली, हमने जस्टिस की भी बात की है। इंडिकेटिंग दैट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द पीपल। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ दिस जो होगा वो आपका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज फ्लेक्सिबल। तो देखिए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यहां पर हम देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? इट कैन बी अमेंडेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसीजर। ठीक है, पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी है, if the procedure for the amendment of the constitution is simple, then the ordinary lawmaking procedure
ऑप्शन बी होगा। पहला है इफ इट कैन बी अमेंडेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कराएगा अगर हमको सिंपल ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसीजर से अमेंड कर सकेंगे, चेंज कर सकते हैं। If the procedure for amendment of the constitution is simple, then the ordinary law making procedure. सेकंड हमारे पास है थॉट जो है each state alone can amend the constitution, कि स्टेट जो है वही जो है अकेले जो है वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज डिफिकल्ट टू अमेंड। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। तो हम किस आइन को जो है फ्लेक्सिबल कहेंगे? अगर ये हम अमेंड कर सकते हैं बाय ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसीजर, तो आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है। अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड इन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर मिलता है? इसके बारे में बताइए कि कहाँ पर होगा। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिटेन, यूएसए, इंडिया, यूएसएसआर। तो सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो है वो फ्लेक्सिबल है। अब आते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसको हम आसानी से जो है वो अमेंड नहीं कर सके उसे हम रिजिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? इट कैन बी अमेंडेड थ्रू ए स्पेशल प्रोसेस which is difficult than the ordinary law making bodies. It cannot be amended, can be amended through a procedure which is easier than the ordinary. तो सही आंसर जो होगा वो ए होगा। It can be amended through a special process which is difficult than the ordinary law making process. ठीक है, तो इसमें जो है स्पेशल प्रोसेस से जो है वो हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ऑर्डिनरी प्रोसेस से नहीं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बात की गई है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कुछ वर्ड्स का यूज किया है, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेन, सोशलिज्म, सेकुलर स्टेट, डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर सोशल इक्वालिटी के बारे में बात किया है। तो ये क्या होता है सोशल इक्वालिटी? ठीक है, तो सोशल इक्वालिटी पहला ऑप्शन आपके पास होगा लैक ऑफ इक्वालिटी, ऑप्शन बी जो होगा वो होगा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन सी होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। तो याद रखेंगे सोशलिज्म क्या होता है? आइडिया ऑफ सोसाइटी, एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी जो है उसे हम सोशलिज्म कहते हैं। और यहाँ पर हमें सोशल इक्वालिटी ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग which of the following words has not been written in the preamble of the Indian Constitution। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कौन सा वर्ड नहीं लिखा गया है? अभी हमने बात की सोशलिस्ट का जिक्र बिल्कुल है, सॉवरेन का है, डेमोक्रेटिक का है, बल्कि इंडियंस का नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वो इंडियंस होगा। तो कौन कौन से वर्ड्स का यूज किया हुआ है? सॉवरेन का, सोशलिज्म का, सेकुलर स्टेट का, डेमोक्रेसी का, बल्कि इंडियंस का नहीं किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या पूछा गया है। व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेकुलर? सेकुलर का ट्रू मीनिंग क्या है? तो बताइए क्या होगा सेकुलर का ट्रू मीनिंग। देखिए, सेकुलर स्टेट इज अ स्टेट इन विच ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड विद इक्वल रेस्पेक्ट। तो आर रिलीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सेकंड है स्पेशल इंपॉर्टेंस टू रिलीजन, स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती किसी भी रिलीजन को, ना ही माइनॉरिटीज को। एवरी रिलीजन इज प्रोमोटेड बाय द गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ जो है कि सारे जो होंगे वो इक्वल होंगे इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपका सही आंसर 11 होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज। तो इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज, तो आपका सही आंसर
फेडरल इन द फॉर्म होगा और यूनिटरी इन द सेपरेट होगा, जिसके बारे में मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ था। अब है हमारे पास सेकुलरिज्म मीन। क्वेश्चन नंबर 13 में सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या है, तो बताइए सेकुलरिज्म का मीनिंग जो है वो क्या होगा। सप्रेशन ऑफ ऑल द रिलीजन, separation of religion from the state, freedom of worship to the minorities, a system of political and social philosophy that does not favor any particular religion or faith। तो यही जो है वो मीनिंग होगा सेकुलरिज्म का, कि सेकुलरिज्म क्या होता है। ठीक है, एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर हर रिलीजन को ट्रीट किया जाता है इक्वल रेस्पेक्ट से। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी का दैट डज नॉट फेवर एनी पार्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, जो किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को जो है वो फेवर नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में बात की गई है इन अ फेडरल स्टेट में सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट। तो बिल्कुल जो है सेंट्रल जो होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। फेडरल स्टेट में जो होता है सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है। स्टेट हैज मोर पावर, ऐसी बात नहीं होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट्स डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो मोर ज्यादा अप्रोप्रिएट जो होता है वो यही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर। ठीक है, सॉरी मैंने ऊपर जो कह दिया सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो ये जो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर होती है। जैसे कि मैंने आपको बात की थी कि यहाँ पर जैसे कि यूनिटरी लिस्ट बनती है, एक यूनियन लिस्ट बनती है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कुछ किसी किसी सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है। फिर स्टेट लिस्ट बनती है, ठीक है, जिसमें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गिवन जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे लॉज बनाएगी और एक कॉन्करेंट बनती है। तो इन फेडरल स्टेट में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर होगा। ठीक है, बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर में जो है वो डिवीजन ऑफ द पावर होगा। सही आंसर जो होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का जो होगा वो सी होगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, ना आपके पास हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। इसमें बात की गई है विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। तो कौन सा जो है इंडिया को डिस्क्राइब करता है सेकुलर स्टेट। ठीक है, आप इसका आंसर जो है वो बताएंगे। फंडामेंटल राइट्स है, क्या फंडामेंटल राइट्स है, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, क्या नाइन्थ शेड्यूल है, या प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा, तो आप इसका आंसर हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इस वीडियो में जो है हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पे आज सिर्फ क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो ये हम इंट्रोडक्शन के बाद जो है हम हिस्ट्री की भी सीरीज चलाना चाहते हैं, साथ साथ जो है वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।